डू नॉट लेट वॉट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद वॉट यू कैन डू। एटलीस्ट जितना आपको आता है उतना अच्छे से करो, जो नहीं आता सो नहीं आता। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस पर, जो कि लिखा गया है हेनरी डेविड थोरो ने। सिविल डिसोबीडियंस जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस जो हेनरी डेविड थोरो ने लिखा है, जो कि एक ट्रांसीडेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो ऐसे लिखा है ये कई बार पूछा गया है लॉन्ग आंसर्स में, और इसमें से कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर है क्या, इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे, और अगर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आप जोड़ दोगे तो वही आप लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, एक्चुअली ये जो नाम है सिविल डिसोबीडियंस, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। तो इसको शॉर्ट नेम आप नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट एज अ शॉर्ट फॉर सिविल डिसोबीडियंस। यानी कि जब कभी भी सिविल गवर्नमेंट को रेजिस्ट करता है कोई भी, तो उसका ये जो एक्शन है वो कहलाएगा सिविल डिसोबीडियंस। ओके, डिसोबीडियंट का मतलब ही होता है जो कि कहना नहीं मानता है, यानी कि सिविल गवर्नमेंट का कहना ना मानना। ओके, तो बेसिकली थोरो आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स, मतलब वी गाइज, should not permit governments to overrule, okay, or wither our consciences। okay, यानी कि हमें अपने गवर्नमेंट्स को अपने ऊपर ओवर रूल नहीं करने दिया जाना चाहिए। रूल करें वो, लेकिन हम पर वो सवार ना हो जाए, हमारे अपने कॉन्शियंसेस को वो ख़त्म ना कर दें। ओके, तो इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया आपको कि क्या बताया है उन्होंने। ओके, एंड दिस इज़ एन एसे स्पेशली यू नो, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1849। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रल कॉन्विक्शंस ऑफ थोरो, यानी कि मेनली इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स के बेसिस पे सिविल डिसोबीडियंस पे बात करी है। तो सेंट्रल कॉन्विक्शंस ऑफ थोरो, सीधे सीधे यही हेडिंग के तहत आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल कॉन्विक्शंस ऑफ थोरो ऑन द बेसिस ऑफ एसे सिविल डिसोबीडियंस। तो हम लोग इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में बांट के याद करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि उन्होंने सबसे पहला जो चीज़ बताई सेंट्रल कॉन्विक्शंस में वो ये है कि लॉ ऑफ कॉन्शियंस। उन्होंने ये बोला कि जितने भी लॉज है वो सब एक किनारे, एक लॉ जो होता है वो सबसे बड़ा लॉ कहलाता है, देयर इज़ अ हायर लॉ, and this law is superior to all laws। okay, the law of land, law of the conscience, law of the inner voice, law of the inner soul। यानी जितने ये सारे लॉज हैं, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, इनर सोल आपकी क्या कह रही है, आपका कॉन्शियंस आपका क्या कह रहा है, ये सारे लॉज क्या है, हायर लॉज हैं। किस कंपैरिजन में, ये जो लॉज ऑफ लैंड है, ठीक है। सो दीज ऑल लॉज आर सुपीरियर टू द लॉ ऑफ लैंड। सेकेंड बात उन्होंने इसी से रिलेट करके बताई कि जब कभी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाए लॉ ऑफ लैंड और हायर लॉ के बीच में, यानी आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है, दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं, तो यू मस्ट ओबे द हायर लॉ, मतलब यू मस्ट गो विद योर इनर वॉइस। आपकी आवाज़ क्या कह रही है वो आपको सुनना चाहिए, एंड वायलेट द लॉ ऑफ द लैंड, और जो सुपीरियर लॉ है यानी कि लॉ ऑफ लैंड है उसको तोड़ देना चाहिए, वायलेट कर देना चाहिए। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट में फिर उन्होंने सेकेंड पॉइंट को रिलेट करके थर्ड पॉइंट में क्या बताया, उन्होंने बोला कि जब हम इस लॉ ऑफ लैंड को वायलेट करेंगे ना, बाय वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट ऑल द कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग गोइंग टू जेल। उन्होंने बोला कि जब आप इस लॉ को, यानी जब आप अपनी आवाज़ सुनोगे, लॉ ऑफ लैंड को के किनारे कर दोगे, वायलेट कर दोगे, तो आपको हर तरीके से इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे ये एक्सेप्ट करने को प्रिपेयर होना चाहिए, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने जो लास्ट पॉइंट मैंने जो इसमें आपको बनाया लिखा है वो ये है कि बाय गोइंग टू जेल, अगर आप जेल जाओगे तो इससे क्या होगा, वन फोर्सेस द पीपल ऑफ गुडविल टू रियलाइज द नीड टू गेट द evil law repealed। Okay, I'm repeating once again, make a note of this point. By going to jail, one forces the people of goodwill to realize the need to get the evil law repealed। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जब आप जेल जाओगे इससे हर किसी को एक बढ़ावा मिलेगा, इंसान की जो गुडविल है वो जागेगी और लोगों को रियलाइज़ होगा कि जो जितने भी ईविल लॉ है, जितने भी ख़राब लॉ चल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के जितने भी ख़राब लॉज हैं, रिपील्ड होना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स सेंट्रल कॉन्विक्शंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ थोरोस फिलॉसफी। ओके, मतलब कि उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स रखे हैं अपनी फिलॉसफी में। ओके, तो सबसे पहला जो है वो पॉइंट, इसको मैं आप नोट करते चलना। ओके, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बोला अंडर अ गवर्नमेंट विच इम्प्रिजन्स एनी अनजस्टली द प्लेस फॉर जस्ट मैन इज ऑल्सो प्रिजन। एक अगर सरकार ऐसी है कि जिसमें अनजस्टली लोगों को भरा जा रहा है जेल में, ऐसे लोग जो कि उन्होंने गुनाह नहीं किया है तब भी उनको जेल में रखा जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो जस्ट पर्सन है, जो ठीक इंसान है, उसकी भी जगह जेल में ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बताते हैं वो सुनिए। इफ एनी वन थिंक्स दैट देयर इन्फ्लुएंस वुड बी लॉस्ट देयर and their voices no longer afflict the ear of the state, okay, they don't know by how much truth is stronger than error or how much more eloquently and effectively he can combat injustice who has experienced a little in his own person। अब आप लोग सोचोगे मैम आप हिंदी में ही बता दीजिए, आप इंग्लिश में क्यों बोल रही हैं। तो बेटा ये एक बात सुन लीजिए, आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, हमारी हिंदी नहीं काम आती है, आपको मन में फ़ौरन इंग्लिश के वर्ड्स लाने होते हैं। तो जनरली यूट्यूब पे जब सर्च मारा करो ना, जनरली उसको पकड़ा करो जो इंग्लिश में पढ़ा रहा होता है। बट आप आपने इंग्लिश ली है तो आपको आदत होनी चाहिए इंग्लिश में आंसर्स करने की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। अब इसका मतलब क्या है वो समझा। अगर किसी को लगता है कि जो उसका जो इन्फ्लुएंस है, मतलब अगर वो स्टैंड लेगा, कोई इंसान अगर स्टैंड ले रहा है, तो अगर किसी को लगता है जो अगर वो स्टैंड लेगा और जो उसका इन्फ्लुएंस है वो खो जाएगा, उसकी आवाज़ जो है किसी कान में नहीं एफ्लिक्ट नहीं करेगी, किसी को असर ही नहीं पड़ेगा, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि जो सच की ताकत होती है वो सारे गलतियों से, सारे झूठ से कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है और इफ़ेक्टिव होती है। ओके, और वो खुद ही कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाई कर सकती है अन्याय से। यानी ये जो आपका स्टैंड है ना, एक पर्सन का भी, वो अन्याय से लड़ाई कर सकता है। ठीक है, ओके, ये बात हो गई सेकेंड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ थोरोस फिलॉसफी। उन्होंने बोला थर्ड कि कास्ट योर होल वोट, नॉट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर मेरली बट योर होल इन्फ्लुएंस। ओके, इन्होंने बोला कि जो आप वोट देते हो ना, पूरा वोट दो। यानी कि आप ही नहीं पेपर, एक पर्ची नहीं, मतलब कि आप जब वोट डालना चाहते हो पर्ची मिल जाती है आपको कि आपने ये वोट दे दिया। ठीक है, तो नॉट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, आप खाली ये नहीं कि आप बस आपने ऐसे ही देख के चुन लिया किसी को, आपका पूरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि टू हुम यू आर सेलेक्टिंग। ओके, तो कास्ट योर होल वोट, नॉट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर ओनली बट योर होल इन्फ्लुएंस। मेयरली मतलब होता है MERELY, मेयरली मीन्स ओनली। लास्ट पॉइंट दैट वी फाइंड हियर इज if the alternative is to keep all just men in prison or give up war and slavery, the state will not hesitate which to choose। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन रहा कि या तो जेल जाओ या वॉर जो तुम चल रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ वो ख़त्म कर दो या स्लेवरी को अपना लो, तो जो स्टेट है वो हेजिटेट नहीं करेगा कि किसको चुनना है। यानी कि सब के सब, यानी अच्छे जो लोग होंगे वो जेल जाना पसंद करेंगे, ना कि गुलामी एक्सेप्ट करना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू थोरो किसे बोलते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए, द essay Civil Disobedience examines the relation of the individual to the state. According to Thoreau, that government is best which governs the least. It means that the government is the best government which governs not at all. ये इतनी फेमस लाइन है, ये थोरो की ही कही हुई है कि दरअसल अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो बहुत ही कम शासन करती है। कम शासन करने का मतलब ये है कि शासन ही नहीं करती है, मतलब शासन करना मतलब वो दूसरों पे रॉ नहीं जमाती है, वो एक अच्छे कानून लेके आती है। गॉट इट? ओके, सो विच गवर्न्स नॉट एट ऑल, विच गवर्न्स द लीस्ट, दैट मीन्स विच गवर्न्स नॉट एट ऑल। द गवर्नमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी
it has no place in the actual scheme of things. Okay, means अगर देखा जाए तो ये एक abstract entity है, मतलब कि इसका कोई रोल नहीं है, ये चुनी जाती है हमारे ही जरिए. Got it? It has no place in actual scheme of things. The government can have an authority only when it has the sanction and consent of the governed. यानी कि जब इसको हमारी ही मर्जी मिलेगी जिस पर ये शासन कर रही है, अगर हम उसी की मर्जी मिलेगी तभी कुछ ये सैंक्शन कर पाएगी, तभी अपनी अथॉरिटी चला पाएगी. गॉट इट? सो उसको फिर से रिपीट के सुन लीजिएगा मेरे इंग्लिश के वर्ड्स और आप उसे हिंदी मैच करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको. देयर मस्ट बी अ ट्रू रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल. ओके, इज द बेसिस ऑफ स्टेट. The individual should be regarded as a higher and independent power. तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बेस्ट गवर्नमेंट वो है जो एक एक इंसान को का अच्छा चाहे. ओके, यानी कि इंडिविजुअल के बारे में सोचे. हर एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट पावर होना चाहिए, उसको भी हायर जाने का मौका मिलना चाहिए. तो ये बताया थोरो ने बेस्ट गवर्नमेंट कैसी होती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे हाउ सिविल डिसोबीडियंस इज अ पॉलिटिकल एसे. कभी कभी लिखने को आ जाता है. लेट्स कवर दिस पॉइंट टू. तो पॉलिटिकल एसे के में अगर आपको लिखने को आ जाए क्यों है, तो इतने सारे पॉइंट्स मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि ये एक बेस्ट गवर्नमेंट के बारे में बताता है, ये वोट कैसे डालना चाहिए वो बताता है, और ये लॉस के बारे में बताता है. कुल मिला के पॉलिटिकल इशूज़ पे तो डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, तो आप ये सारा इसमें लिख सकते हो. और एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना कि इट हैज़ दिस एसे हैज़ एनकरेज्ड यूरोपियन अंडरग्राउंड मूवमेंट. ओके, एक मूवमेंट चलाया गया था यूरोपियन अंडरग्राउंड मूवमेंट जो कि फासिस्ट और कम्युनिस्ट टायरनीज के खिलाफ था. गॉट इट? तो एट दिस पॉइंट मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट कि दिस essay has encouraged European underground movement against fascist and communist tyrannies. Okay, now we are going to cover the next and last topic of this essay, which is how can you say that civil disobedience provides an inspiration for people's struggles. Okay, how can you say that? So we will discuss some points related to this one. Okay, तो yes, ये बहुत हाईली इंस्पायरिंग ऐसे है. कैसे आप बता सकते हो कि इसको ना गांधी जी पे इसका बहुत असर पड़ा था. ओके, तो गांधी जी ने जो आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसकी इंग्लिश होती है सिविल डिसोबीडियंस. अगर आप सिविल डिसोबीडियंस को सर्च मारोगे गूगल पे तो आपको लिख के आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन. तो गांधी जी ने जो चलाया था ना वो इन्हीं को कॉपी करके, मतलब इनके आइडियाज़ को उन्होंने दिल पे ले लिया था. गॉट इट? तो दिस एसे इंस्पायर्ड गांधी जी इस कैंपेन फॉर सिविल रेजिस्टेंस. उन्होंने भी सिविल रेजिस्टेंस लिया था, आप सभी को पता है, अपने स्वतंत्रता पाने के लिए. इट हैज़ बीन रेड एंड पॉन्डर्ड बाई थाउजेंड्स हु होप टू फाइंड सम वे टू रेजिस्ट सीमिंगली इररेसिस्टिबल फोर्स. ओके, मतलब अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एसे, दैट दिस एसे हैज़ बीन रेड, बहुत बार पढ़ा गया है, एंड पॉन्डर्ड, और बहुत विचार किया गया है, बाई थाउजेंड्स, यानी कई सारे लोगों ने इस पर विचार किया है. हु होप टू फाइंड सम वे, जिनको लगता है कि कुछ तरीका है, कुछ आशा है, टू रेजिस्ट सीमिंगली इररेसिस्टिबल फोर्स, तानाशाही को अगर हराना है तो. ओके, थोरोज आइडियाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस गांधी जी's मूवमेंट इन इंडिया. द एसे हैड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट गांधी जी एंड हिज सत्याग्रह. ओके, ये अभी सभी मैंने आपको बता दिया था. दिस एसे इज अ स्ट्रॉन्ग plea to reject the state and federal governments which upheld the fugitive slave law and prosecuted the war with Mexico, but some consider the essay the purest piece of quixotic idealism. इसके बारे में थोड़ी सी आलोचना भी की गई है. लोग कहते हैं कि ये जो ऐसे है ना, अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तो दिस इज अ क्विक्सोटिक आइडियलिज्म. क्विक्सोटिक एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, लिख भी दीजिएगा जाके एग्जाम हॉल में, अगर आपको याद आ जाए मेरा एक्सप्लेनेशन. क्विक्सोटिक मतलब होता है जो चीज़ें जल्दी प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होती हैं. ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि उनका ये जो ऐसे है ना वो द प्योरेस्ट पीस ऑफ क्विक्सोटिक आइडियलिज्म, मतलब कि सिर्फ कहने वाला है, इसको अपनाया नहीं जा सकता. ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि इंसान जेल में चला जाए और स्टैंड ले ले हर बार. ठीक है, सभी को अपनी फैमिली की कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं. ओके, तो इट बोर फ्रूट ईयर्स लेटर एंड हाफ अ वर्ल्ड अवे, मतलब लेकिन कई सालों के बाद लोगों को लगा कि नहीं यार, हेनरी डेविड थोरो ने जो बोला था वो सही बोला था.
it will give result later, but it will give. Okay, so this was all about civil disobedience. Soon I will come with some those lessons which are not available on YouTube. Okay, generally I will select those particular chapters because उसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो.